भारतीय रंगमंच के इतिहास में कुछ नाम हैं, ऐसे नाम जिन्होंने उसकी दिशा ही बदल दी, और हबीब तनवीर यकीनन उनमें से एक हैं। हाँ बिल्कुल। आज हम उन्हीं के जीवन और काम की गहराई में उतरने वाले हैं। वो सिर्फ एक नाटककार या निर्देशक नहीं थे, मेरा मतलब है। नहीं, उससे कहीं ज्यादा। हाँ, एक विचारक थे जिन्होंने लोक कला और आधुनिक रंगमंच के बीच आप कह सकते हैं एक पुल बनाया, भारतीय थिएटर को एक नई, एक बहुत ही जमीनी पहचान दी। बिल्कुल। हमारे पास एक लेख है जिसका शीर्षक है हबीब तनवीर, रंगमंच के क्रांतिकारी और सामाजिक प्रतिबिंब। तो आज इसी लेख के आईने में हम हबीब तनवीर के सफर को देखेंगे। जी। उनकी प्रेरणाएं क्या थीं, अच्छा किन चुनौतियों का उन्होंने सामना किया होगा, और भारतीय थिएटर पर उनकी छाप कितनी गहरी और स्थायी रही है। उनका जीवन सिर्फ कला का नहीं है, बल्कि इसमें संघर्ष है, नई सोच है और समाज से गहरा जुड़ाव भी है। हाँ, ये जुड़ाव बहुत अहम है उनके काम में। हबीब तनवीर का जन्म 1923 में हुआ था, अलीगढ़, उत्तर प्रदेश में। जी। लेख में ये बात सामने आती है कि उनके घर का माहौल वो काफी हद तक कला और साहित्य से जुड़ा हुआ था। अच्छा। तो शायद ये वो पहली जमीन थी जहां उनके कलात्मक रुझान के बीज पड़े होंगे, कह सकते हैं। हाँ, माहौल का असर तो पड़ता ही है। उन्होंने अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय से तालीम हासिल की, और लेख कहता है कि यहीं थिएटर और अभिनय के प्रति उनका गहरा लगाव पैदा हुआ। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि सिर्फ किताबी ज्ञान या जो शहरी माहौल होता है, सिर्फ उसी ने उन्हें प्रभावित नहीं किया। अच्छा। हाँ, लेख जिक्र करता है कि भारतीय समाज की जो विविधता है, खासकर गांव देहात का जीवन, आम लोगों की रोजमर्रा की जद्दोजहद, उनकी कहानियां, ये सब उनके नजरिए को गढ़ने में बहुत अहम रही। मतलब जमीन से जुड़ाव शुरू से ही था। बिल्कुल। और यहाँ एक बहुत रोचक बात पता चलती है। लेख बताता है कि तनवीर साहब बचपन में खुद लोक कथाओं पर आधारित गांव के नाटकों और स्वांगों में हिस्सा लिया करते थे। अरे वाह, ये तो दिलचस्प है। हाँ, मतलब कोई फॉर्मल ट्रेनिंग नहीं थी, लेकिन इसने उन्हें सीधे तौर पर सिखाया कि भाई मंच और दर्शक के बीच रिश्ता कैसे बनता है, कहानी लोगों तक पहुंचती कैसे है। जी, वो अनुभव, वो कच्चा अनुभव शायद ज्यादा कीमती था। हाँ, और ये अनुभव बाद में उनके काम की जान बना, ऐसा लगता है। बिल्कुल। और ये जमीनी जुड़ाव उनके लिए बहुत मायने रखता था, खासकर तब जब उन्होंने थिएटर को अपना पेशा बनाने का फैसला किया। हमें ये समझना होगा कि उस दौर में, मतलब आजादी के आसपास और उसके बाद, भारत में थिएटर करना कोई आसान काम तो था नहीं। बिल्कुल नहीं। लेख इस बात पर जोर देता है कि पैसों की तंगी और जो जरूरी संसाधन होते हैं, उनकी कमी, ये लगातार बनी रहने वाली चुनौतियां थीं। हाँ, कोई बना बनाया ढांचा तो था नहीं उस वक्त। बिल्कुल। ऐसा नहीं था कि कोई सिस्टम है जिसमें वो आसानी से फिट हो जाते। इसके साथ ही एक और तरह का दबाव भी था, वो था रचनात्मक संघर्ष का। अच्छा, वो कैसा? वो पारंपरिक भारतीय नाट्य रूपों को, लोक कलाओं को पश्चिम से आई आधुनिक थिएटर तकनीकों के साथ मिलाकर कुछ नया गढ़ना चाहते थे। फ्यूजन एक तरह का। हाँ, कह सकती हैं। लेकिन लेख इशारा करता है कि ये रास्ता आसान नहीं था। जो परंपरावादी थे, उन्हें शायद ये मेल जचता नहीं था। कि ये क्या लोक कला को बिगाड़ रहे हैं? हाँ, कुछ ऐसा। और जो आधुनिकतावादी थे, उन्हें शायद इसमें पर्याप्त नयापन न दिखता हो। अच्छा, दोनों तरफ से मुश्किल। जी, तो इस सब के बीच अपनी राह बनाना, अपने सिद्धांतों पर टिके रहना, यही उनके जीवन की खासियत बनी। लेख उनके जीवन को सादगी, ईमानदारी और गहरी सामाजिक संवेदनशीलता के आईने में देखता है, जो तमाम मुश्किलों के बावजूद बनी रही। हाँ, और इन्हीं मुश्किलों के बीच उन्होंने जो काम किया, कमाल का है। लेख उनके पेशेवर जीवन को 3 मुख्य धाराओं में बांटकर देखता है: थिएटर निर्देशन और अभिनय, फिर नाटक लेखन, और समाज के प्रति उनकी गहरी प्रतिबद्धता। और ये तीनों अलग नहीं हैं। नहीं, बिल्कुल नहीं, एक दूसरे में गुंथी हुई थी। उनके कुछ बेहद चर्चित नाटकों का जिक्र लेख में मिलता है, जैसे आगरा बाजार। जी, नजीर अकबर आबादी पर। हाँ, गांव का नाम ससुराल, मोर नाम दमाद, चरणदास चोर। ये नाटक सिर्फ कहानियां नहीं कहते, इनमें उस दौर के समाज की, खासकर ग्रामीण जीवन की धड़कन सुनाई देती है। बिल्कुल। आगरा बाजार तो कमाल ही था। नजीर अकबर आबादी की नज़मों पर आधारित था, और उसमें बाजार के आम लोगों को ही किरदारों की तरह पेश किया गया था। ये अपने आप में एक नया प्रयोग था उस समय। हाँ, बहुत मौलिक। फिर उनके प्रयोगात्मक नाटक भी हैं, जैसे मिट्टी की गाड़ी, जो शूद्र के मृच्छकटिकम का रूपांतरण था। या देख रहे हैं ना, लेख बताता है कि इन नाटकों में उन्होंने छत्तीसगढ़ी लोक कलाकारों, उनकी नाचा शैली, उनके संगीत, उनकी बोली,
उसको राष्ट्रीय मंच पर जगह दी। और ये बहुत बड़ी बात है। हाँ, ये समझना महत्वपूर्ण है कि उन्होंने लोक कला को सिर्फ सजावट की तरह इस्तेमाल नहीं किया, नहीं, बिल्कुल नहीं। बल्कि उसे नाटक के ताने बाने का हिस्सा बनाया। लोक कलाकारों को उनके अपने माहौल से निकालकर बड़े शहरों के मंच पर लाना और उनकी कला को सम्मान दिलाना, ये उस समय के लिए क्रांतिकारी कदम था। यहीं पर तनवीर की खासियत और गहरी हो जाती है। जैसा कि लेख स्पष्ट करता है, उनके लिए थिएटर महज मनोरंजन या कला का प्रदर्शन नहीं था। वो इसे समाज से संवाद करने, उसे समझने और यहाँ तक कि बदलने का एक जरिया मानती थी। बिल्कुल। उन्होंने अपने नाटकों के जरिए जातिवाद, गरीबी, सामंती व्यवस्था, ग्रामीण विकास में आने वाली बाधाएं जैसे मुद्दों को उठाया। चरणदास चोर को ही ले। हाँ, वो तो क्लासिक है। जी, ये एक लोक कथा पर आधारित है, लेकिन इसके जरिए वो सत्य और ईमानदारी जैसे मूल्यों पर बड़ी सहजता से गहरी टिप्पणी करते हैं। सही कहा। और जो बात यहाँ ध्यान देने लायक है वो ये कि उनका थिएटर सिर्फ पढ़े लिखे शहरी दर्शकों के लिए नहीं था। नहीं। लेख बताता है कि उन्होंने छत्तीसगढ़ के लोक कलाकारों के साथ मिलकर नया थिएटर नाम की अपनी मंडली बनाई। हाँ, नया थिएटर। ये कलाकार पढ़े लिखे नहीं थे पारंपरिक अर्थों में, लेकिन अपनी कला में माहिर थे। तनवीर ने उनकी प्रतिभा को पहचाना और उन्हें एक राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मंच दिया। उन्होंने एक तरह से थिएटर को एलीट दायरे से बाहर निकालकर आम लोगों से जोड़ा, उनकी भाषा में, उनकी कहानियों के जरिए। ये सिर्फ कलात्मक प्रयोग नहीं था। नहीं, ये सामाजिक समावेश का भी प्रयास था। बिल्कुल, यही मैं कह रही थी। और उनके इस अनोखे और जमीनी काम को पहचान भी मिली। लेख जिक्र करता है कि उन्हें संगीत नाटक अकादमी फेलोशिप मिली, पद्मश्री मिला और फिर 1996 में पद्म भूषण जैसे प्रतिष्ठित सम्मानों से नवाजा गया। जी, सम्मान तो मिलना ही था। उनकी शैली इतनी अनूठी और शक्तिशाली थी कि उसने न सिर्फ भारत में बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी भारतीय रंगमंच को एक नई पहचान दिलाई। चरणदास चोर का एडिनबर्ग फेस्टिवल में सम्मान जीतना, हाँ, वो एक बड़ा मील का पत्थर था। बिल्कुल। और जो नया थिएटर वाली बात है ना, लेख उसे एक बहुत महत्वपूर्ण कदम के तौर पर देखता है। ये सिर्फ ग्रामीण कलाकारों को मंच देना नहीं था, नहीं, बल्कि ये स्थापित शहरी थिएटर की मान्यताओं को चुनौती देना भी था कि भाई प्रशिक्षित अभिनेता ही असली अभिनय कर सकते हैं। सही कहा। उन्होंने दिखाया कि अनुभव, परंपरा और जो सहज प्रतिभा होती है, हाँ, वो भी उतनी ही महत्वपूर्ण है। जी, ये उस समय के लिए वाकई एक नई और साहसिक सोच थी। हाँ, ये सच है कि उन्हें बहुत प्रशंसा और सम्मान मिला, लेकिन जैसा कि एक संतुलित विश्लेषण में होना चाहिए, लेख आलोचनाओं और विवादों का भी जिक्र करता है। अच्छा, आलोचनाएं भी हुई? जी हाँ, ये जानना जरूरी है कि हर कोई उनके प्रयोगों का प्रशंसक नहीं था। कुछ पारंपरिक रंगमंच के पैरोकार और आलोचक थे, जिन्हें उनकी शैली, जिसमें लोक कला और शहरी थिएटर का मिश्रण था, शायद बहुत असंस्कृत या गंवारू लगती थी। उन्हें लगता था कि ये थिएटर की स्थापित शास्त्रीय या साहित्यिक परंपराओं से एक तरह का भटकाव है। समझ गया, परंपरावादी सोच। हाँ, और लेख ये भी तटस्थ रूप से बताता है कि चूंकि उनके नाटक अक्सर सामाजिक और राजनीतिक व्यवस्था पर तीखी टिप्पणी करते थे। हाँ, वो तो करते थे। इसलिए उन्हें कभी-कभी सत्ता में बैठे लोगों या स्थानीय प्रशासन की नाराजगी का भी सामना करना पड़ा। अच्छा, विवाद भी हुए मतलब? जी, जब कला समाज का आईना बनकर कड़वे सच दिखाती है तो ऐसी प्रतिक्रियाएं असामान्य नहीं हैं, लेकिन ये विवाद भी उनके काम के असर और उसकी प्रासंगिकता को ही दर्शाते हैं एक तरह से। हाँ, ये भी बात है, वो कोई सुरक्षित रास्ते पे चलने वाले कलाकार तो थे नहीं। बिल्कुल नहीं। बिल्कुल। आलोचनाओं और विवादों के बावजूद जो चीज अडिग है वो है उनकी विरासत। लेख इस बात को रेखांकित करता है कि उनके नाटक आज भी उतने ही प्रासंगिक लगते हैं। बिल्कुल लगते हैं। उनमें समाज का जो जीवंत चित्रण है, भारत की सांस्कृतिक जड़ों और विविधता की जो झलक है, वो कमाल की है। वो सिर्फ नाटक नहीं रच रहे थे, ऐसा लगता है जैसे वो अपने समय के भारत का एक दस्तावेज तैयार कर रहे थे। हाँ, और वो भी आम आदमी के नजरिए से। ये खास बात है। सही कहा। अगर हम उनके योगदान का सार देखें, जैसा लेख प्रस्तुत करता है, तो शायद सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि उन्होंने थिएटर की ताकत को पहचाना, सिर्फ मनोरंजन करने की नहीं, बल्कि सोचने पर मजबूर करने की, सवाल उठाने की और शायद थोड़ा ही सही समाज में बदलाव लाने की। उन्होंने भारतीय रंगमंच को पश्चिम की नकल से बाहर निकालकर उसे अपनी जड़ों से जोड़ा, उसे एक ऐसी भाषा और शैली दी जो करोड़ों लोगों की अपनी थी। हाँ, एक अपनी आवाज दी।
बिल्कुल। वैश्विक मंच पर भारतीय थिएटर को एक आत्मविश्वास भरी मौलिक पहचान दिलाने में उनका योगदान बहुत बड़ा है। उन्होंने दिखाया कि कला और सामाजिक सरोकार साथ साथ चल सकते हैं, बल्कि चलने चाहिए। तो इस पूरी चर्चा का निचोड़ क्या निकलता है? हबीब तनवीर के जीवन और काम को इस लेख के माध्यम से देखने पर यह साफ होता है कि वो कला, नवाचार और सामाजिक प्रतिबद्धता का एक असाधारण मिश्रण थे। जी। उन्होंने परंपरा की जड़ों को सींचते हुए भी आधुनिकता के आसमान में उड़ान भरी। उन्होंने साबित किया कि रंगमंच सिर्फ ऑडिटोरियम की बंद दीवारों के भीतर की गतिविधि नहीं है, नहीं, बल्कि ये समाज की नब्ज पकड़ने, उसकी धड़कनों को महसूस करने और यहाँ तक कि उसकी दिशा बदलने की क्षमता रखने वाला एक जीवंत माध्यम बन सकता है। बिल्कुल। और उनका काम आज हमारे लिए एक जरूरी सवाल छोड़ जाता है। लेख हमें याद दिलाता है कि कैसे तनवीर ने हाशिए पर पड़े ग्रामीण कलाकारों और उनकी लोक कथाओं को मुख्य धारा के मंच पर लाकर खड़ा किया। कैसे उन्होंने कला को कुछ खास लोगों की बपौती होने से बचाया। हाँ, ये बहुत अहम बात है। तो आज के दौर में जब हम देखते हैं कि कला अक्सर बाजार के दबावों, व्यावसायिकता और एक तरह के अभिजात्य घेरे में सिमटती जा रही है, हाँ, ये दिखता है। तो तनवीर का रास्ता हमें क्या सिखाता है? क्या हम कला को सचमुच सबके लिए बनाने, समाज के हर तबके की आवाज को उसमें शामिल करने के उनके समावेशी दृष्टिकोण से कुछ प्रेरणा ले सकते हैं? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर आज के कलाकारों, दर्शकों और कला संस्थानों सभी को सोचने की जरूरत है। शायद